एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 13 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एडिटोरियल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, उनका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट पोस्ट में डाल रही हूँ आज, क्योंकि आज गंगा मेला था तो थोड़ा सा बिजी थी मैं आज, बट आपका लॉस ना हो इसलिए मैं आज ही ये पोस्ट कर दे रही हूँ ना। जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइग्रेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अ सिंबल ऑफ होप एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें जब भी कुछ दिन पहले तमिलनाडु से जो माइग्रेशन जो वहां पे लेबर्स काम करते हैं उनके लिए कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके हवाले से काफी कियोस मचा, लेकिन हैंडल कर लिया वहां की सरकार ने। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, कुछ चीजें उजागर करते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद कैनबरा कॉलिंग में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पैक्ट होने हैं, जो डिस्कशन होना है, उसके बारे में आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, बट फिर भी एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। और फिर चाइना जो बीच में आकर के डिप्लोमेसी कर रहा है, सऊदी ईरान के बीच में आकर के उनकी बीच में पैक्ट कराने की कोशिश कर रहा है चाइना, उसकी डिप्लोमेसी को समझेंगे इस आर्टिकल में। तो पहले आर्टिकल को लिखा है सिरोदया राजन और कुलदीप सिंह राजपूत ने, द वर्कर द आउटसाइडर। बहुत काफी बड़ा आर्टिकल है, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं नेक्स्ट की वेबसाइट पे। वो लिखते हैं कि माइग्रेंट फियर्स इन तमिलनाडु में जब स्प्रेड हुआ है फियर, उसके लिए माइग्रेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक सिंबल ऑफ होप एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमको ले जाता है। इसका मतलब अगर ये सिंबल ऑफ होप और प्रॉस्पेरिटी है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइटर्स इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि सरकार का, गवर्नमेंट का जो है इसमें सोवरेन राइट है कि उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा कोई ना कोई नियम कायदे कानून बनाए जाएं ताकि माइग्रेंट्स को जो दिक्कतें होती हैं वो ना हो। और साथ ही साथ तमिलनाडु की सरकार को जो उनसे फायदा होता है उनके काम करने से, और बाकी स्टेट्स को भी जो फायदा होता है वो भी होता रहे, ताकि लोग वहां पे आगे काम करें और वहां की इंडस्ट्रीज ग्रो करें। इसका मतलब ये है, ठीक है। अ सीरियस कंसर्न टू प्रोटेक्ट इंटरस्टेट माइग्रेंट्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी। और वो किसका नाम लेते हैं? जो ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी आ रही है, उसके लिए कहते हैं कि इन सभी चीजों का समाधान इस पॉलिसी में होना चाहिए और उसके फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो GS2 में हम जहां तक कवर करते हैं पॉलिसी, जब भी होगी GS2 में कवर होगी और साथ ही साथ GS3 में भी कवर होगी, इसके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ वो कहते हैं कि दीज माइग्रेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं है, अगर इंडिया के सारे स्टेट्स में आप देखें, स्पेशली जहां पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो महाराष्ट्र का नाम आता है, उत्तर प्रदेश का नाम आता है, वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है और तमिलनाडु है। तो सभी स्टेट्स के लिए इनका क्रूशियल रोल है। पर जो रिसेंट सोशल मीडिया पे जो र्यूमर फैला कि तमिलनाडु में एक अटैक सा हुआ है माइग्रेंट्स के ऊपर और लोग वहां से भाग रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं, तो वो एक वायरल हुआ था वीडियो, उसको टेक केयर तो कर लिया गया, लेकिन इस तरह की चीजें ना हो दोबारा और वाकई में वहां के लेबर्स को दिक्कत ना हो, उसके लिए कुछ कंसर्न्स को वो उठाते हैं। देयर एब्सेंटिज्म बैडली अफेक्टेड द स्टेट्स इंडस्ट्रीज। और अगर ऐसे सारे लेबर्स वहां से गायब हो जाएंगे तो वहां की इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचेगा, पैनिक बढ़ेगा और कई सारे और कंसर्न्स हैं जो इंडियन माइग्रेंट्स के लिए वो भी बढ़ के सामने आएंगे। कंसिक्वेंटली मैनी माइग्रेंट वर्कर्स स्टार्टेड टू लीव तमिलनाडु फॉर बीइंग अटैक। और ऐसा कई बार हुआ है जहां पे महाराष्ट्र का नाम भी आता है और तमिलनाडु में हो रहा है कि जब एक पैनिक क्रिएट हो जाता है तो लोग वहां से ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, भागना चालू करते हैं, मतलब जो वर्कर्स के रेफरेंस में ये बात कही जा रही है। नाउ ये जो पिक्चर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की दिखाती है कि जो मेजर जो वर्क फोर्स है वो कहाँ कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करती है, जिसमें से आप देखेंगे 5 लाख जो गेस्ट वर्कर्स है तमिलनाडु में है, 12% ईच फ्रॉम यूपी एंड बंगाल, जो 12% जो है उनमें से 12 यूपी और बंगाल से हैं, 30% बिहार से हैं और 15% ओडिशा से हैं, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेंट्रेशन आपको हर स्टेट में मिलेंगे। नाउ ऑफिशियल सेड द एक्सोडस इज ड्यू टू होली। लेकिन जब ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये जो भागदौड़ मच रही है, लोग जा रहे हैं अपने अपने स्टेट्स को, ये होली की वजह से है और ये रुक जाएगा। लेकिन वो राइटर्स से कहना चाह रहे हैं कि वी डू नॉट नो द ट्रूथ, हाउएवर वन कैन नॉट डिनाई द डिस्पाइट बीइंग क्रिटिकल contribution to states economies as a destination, interstate migrants work while facing insecurities, anxieties and suspicion that seems from their migratory identity। मतलब वो कहते हैं सच क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इन इकोनॉमीज के लिए, जो इन स्टेट इकोनॉमीज को कोई दिक्कत ना हो, उनकी जो डेस्टिनेशन है, काम करने की जगहों में माइग्रेंट्स को सुविधाएं मिले, उनके ऊपर कोई एंग्जाइटी इनसिक्योरिटी ना हो और उनकी जो आइडेंटिटी है एज ए माइग्रेटरी आइडेंटिटी है उसको भी मजबूत किया जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट की भी है। साथ ही साथ देयर विक्टिमाइजेशन इज डीपली रूटेड इन द
फिर राइटर्स कहना चाहते हैं कि जब विक्टिमाइजेशन है इन सभी माइग्रेंट्स का, वो कहाँ शुरू होता है? पॉलिटिक्स से, जहां पे माइग्रेंट्स को लेकर के एक नया पॉलिटिक्स क्रिएट किया जाता है और उनको स्केपगोट की तरह यूज किया जाता है। तो क्लियर है। और जो शुरुआत यहाँ ये जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत सिर्फ एक केओस की वजह से नहीं है कि भगदड़ मची लोग भागने लगे, ऐसा नहीं है। जो नेटिव पॉपुलेशन है वहां के स्टेट्स की, चाहे केरला की बात आप कर ले, केरला की बात यहाँ पे हुई है, तमिलनाडु की बात हुई है, तो वहां पे ऐसा है कि कैंपेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रन होते रहते हैं, जहाँ पे सन ऑफ द सॉइल्स की बात होती है कि जिस मिट्टी में जो लोग पैदा हुए हैं उनको काम मिलना चाहिए, बाकी बाहर के जो लोग आते हैं वो आउटसाइडर्स हैं, वो और जो हम लोग रहते हैं वो इनसाइडर्स हैं। मतलब लोगों के अंदर भी इस तरीके की जो नेगेटिव फीलिंग्स है जिसकी वजह से कियोस क्रिएट होता है। कियोस सिर्फ फीलिंग्स का ही नहीं है, वेजेस में भी फर्क है। मतलब जो लोग बाहर से वहां काम करने आते हैं उनको वहां पे कम वेज मिलता है, और जो लोग जो केरला के जो सपोज केरला का जो केस लिया गया है, वहां के जो मलयाली वर्कर्स हैं उनको ज्यादा वेज मिलता है। तो एक डिफरेंशिएशन भी है, एक डिस्क्रिमिनेशन है वेजेस को लेकर के भी। द कांस्टेंट फियर ऑफ द नेटिव सिटीजंस फॉर लूजिंग देयर कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्ट इन एंटागोनिज्म समटाइम्स। और क्योंकि वो अपने कल्चरल, वो ऐसा मानते हैं कि बाहर के लोगों के आने से उनका कल्चर हिट होता है, उनकी जो आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी वो हिट होती है। और इस तरीके की चीजें हमारे सिर्फ देश में ही नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है। अगर आप देखें अभी हाल के केस में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लें, आप यूएस का एग्जाम्पल लें, यूके का एग्जाम्पल लें, तो वहां पे भी ऐसे सवाल उठते रहते हैं जहां पे माना जाता है कि बाहर के लोग जब यहाँ आते हैं तो लोकल लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, उनका काम छिन जाता है। तो ये चीजें तो होती है, लेकिन जो माइग्रेंट्स का जो सिचुएशन है वो एक स्केपगोट की तरह होती है। उनको पॉलिटिक्स, चाहे वो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे नेटिव ग्रुप्स का स्ट्रक्चर हो, उनको एक स्केपगोट की तरह यूज किया जाता है। Migrants are not only victims of physical violence but also a structural violence entrenched and embedded in socio-economic and political structure। मतलब ये जो वायलेंस है वो सोशियो इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से निकल के भी आता है, और जो रेंडर्ड इनविजिबल, दिखता नहीं है, एंड मैनिफेस्टेड इनडायरेक्टली विद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेजेक्टरीज दैट मेक देम एक्सट्रीमली वल्नरेबल एंड सिस्टमैटिकली आइसोलेटेड। मतलब दिखता नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इन संस्थाओं में है जो उनको एक वल्नरेबल और बनाता है और सिस्टमैटिकली अकेला कर देता है। ठीक है। Now the structural violence against interstate migrants closely intersects with the politicization of migrants and their stigmatized identities, exacerbating their risk, vulnerability and वैसे सेम बात बोलते हैं कि उनको vulnerable बनाना, उनको marginalize मतलब हाशिए पे ले आने की जो कवायद है वो कहाँ से है? वो पॉलिटिक्स से आती है, वहां के नेटिव लोगों से आती है। उनके लिए जो नेगेटिव चीजें स्प्रेड होती हैं, जो नफरत है जो फैलाई जाती है, इन माइग्रेंट्स को फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो उसका जो बेसिक मूलाधार है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है। तो अगर ये ऐसा ही है तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब सरकार कुछ करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो बहुत सालों से बात हो रही है। तो कहते हैं कि ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी है, इसमें बड़े चेंजेस लाने चाहिए जो फ्यूचर में इंप्लीमेंट हो, जिससे उनको फिजिकली और मेंटली इंटरस्टेट जो माइग्रेंट्स हैं, फिजिकली और मेंटली उनको इस तरह की समस्याओं को फेस ना करना पड़े। अगर ऐसा होगा तो वहां की जो जिन स्टेट्स में काम करने जाते हैं, सपोज वो बिहार से आ रहे हैं, आसाम से, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से आते हैं कमाने के लिए, अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, तो उनके लिए एक समस्या पैदा हो सकती है। इसका कुछ सोल्यूशन भी वो देते हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ज्यादा अगर सर्विस कंडक्ट करवाएं, जैसे केरला का मॉडल लेकर के, जैसे झारखंड और ओडिशा में भी फिलहाल हो रहा है, तो अगर ज्यादा सर्विस कंडक्ट कराए जाएं माइग्रेंट्स के ऊपर, तो एक आउटपुट निकल के आ सकता है कि हमको किस दिशा में पॉलिसी बनानी है। बिकॉज अगर आप एक रैंडम पॉलिसी बना दोगे और आपको पता ही नहीं होगा कि समस्या कहाँ पे है, तो उसको कभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जो जेनोफोबिक है, मतलब जेनोफोबिक का मतलब होता है जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए अगेंस्ट जो वायलेंस, मतलब जो फॉरनर्स के लिए जो नेगेटिव फीलिंग होती है उसे कहते हैं जेनोफोबिया या जेनोफोबिक। तो जो इस तरह की फीलिंग्स है जो बाहर के आउटसाइडर्स के लिए बनाई जाती हैं, तो वो पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेट्स के स्ट्रक्चर के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि माइग्रेशन के सर्वेस किए जाएं और बेटर पॉलिसी बनाई जाए, सो दैट कि आपस में देश में समस्याओं को सॉल्व हो। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पैंडेमिक से चले आज जो क्राइसिस चला आ रहा है, उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, स्टेट्स पॉलिसीज को सुधारना। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है इसको ठीक करना। क्योंकि कोविड-19 के बाद से जितने भी लेबर्स हैं, जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, उनको अपनी कमाई के लिए यहाँ वहां के स्टेट्स में जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम उनके ऊपर एक माइग्रेशन सर्वे करवा लें और एग्जामिन करके हम अपनी एक अच्छी पॉलिसी बना के उनको कोई रिजोल्यूशन दे पाए समस्या का। इस बात को वो हाईलाइट करते हैं इस आर्टिकल में।
नेक्स्ट है कैनबरा कॉलिंग। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया को और कैनबरा यानी ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या क्या चीजें थी, क्या है और क्या हो सकता है। कहते हैं कि सिनर्जीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर नाउ बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू कंक्रीट आउटकम्स इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डोमेन्स। आईआर वाले सेक्शन में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो बीच में पैक्ट है, हो सकते हैं, हो चुके हैं, होने वाले हैं, वो लिखने जरूरी है। तो वो एस्पेक्ट क्या हो सकता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप कवर करिए, इकोनॉमिक कवर करिए और सिक्योरिटी एस्पेक्ट की बात होती है। और एक आता है आजकल सेक्शन चल रहा है काफी, दैट इज एनर्जी। एनर्जी के मामले में भी क्या देश कर रहे हैं वो जरूरी है। इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि हम लोग एक दो इतनी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, सबसे कॉमन चीज ये है कि हम अभी तक डेमोक्रेसीज को, इंडिया में काफी यंग देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कॉमन क्या है कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन कोल्ड वॉर के समय ऐसा नहीं था। कोल्ड वॉर के समय जो ऑस्ट्रेलिया था वो इतना ज्यादा इंडिया से मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहा था। बट ड्यूरिंग द कोल्ड, तो कहते हैं कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द ओकेशनल एफर्ट्स एट ओवरकमिंग द पॉलिटिकल डाइवर्जेंस इन द वर्ल्ड व्यूज ऑफ द दिल्ली एंड कैनबरा डिड नॉट सक्सीड। उस समय ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज देयर वाज लिटिल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि उस समय बहुत ही कम इकोनॉमिक कोऑपरेशन था दो देशों के बीच में। Now, it was only after India's economic liberalization that followed soon after the Cold War came to an end. उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, कोल्ड वॉर जब खत्म हुई और इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आगे लेकर के, याद रखिएगा कि 1991 में मनमोहन सिंह सरकार के समय में, या मनमोहन सिंह के समय में कहना चाहिए, कहा जाता है, पीएम थे उस वक्त, हमारे देश में एक पॉलिसी है, इसका नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसी की बात हो रही है। 91 में जब सोवियत यूनियन टूटा और 91 में एलपीजी भी हमारे देश में आया, उसके बाद इंडिया एक लिबरल देश हो गया जिसने अपने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को तोड़ा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई ऐसे रिच नेशनल रिसोर्सेज वाले देश हैं जिनको हमारे देश में एक्सेप्टेंस मिली और साथ ही साथ हमारी ग्रोथ के लिए एक कंट्रीब्यूशन किया। येट इट टुक नियरली 3 डेकेड्स, लेकिन तब भी 3 दशक गुजर चुके हैं फॉर पॉलिसीज टू कैच अप विद द न्यू पॉसिबिलिटी। तो इस पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ईसीटीए, याद रखिएगा, ईसीटीए और सीईसीए जैसे पैक्ट को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, हो सकते हैं फ्यूचर में। इसके लिए मैंने लास्ट न्यूज एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि सीईसीए क्या है, ईसीटीए क्या है, सीईपीए क्या है, एफटीए क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, प्री पूछा जाता है। तो इसी को लेके हुए लिखा जाता है कि दोनों के देश में ये जो कोऑपरेशन है, सेपा, सीसीए, एफटीए, इन तरह के कोऑपरेशन से ही ट्रेड आगे बढ़ सकता है। और मीनवाइल द डिटोरिएशन ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय द राइज ऑफ एन इंक्रीजिंगली असर्टिव बीजिंग, और बीजिंग मतलब चाइना, इन दोनों देशों के लिए समय से एक प्रॉब्लम रहा है। प्रॉब्लम का मतलब ऐसा नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक ऐसा वो डोमिनेटिंग देश है जो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ ऑर्डर को नहीं मानता। डेमोक्रेसी को तो कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा, बट रूल ऑफ ऑर्डर को नहीं मानता, वो अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है। सो असर्टिव वर्ड यूज हुआ है इसीलिए। असर्टिव बीजिंग हैज nudged Delhi and Canberra closer together and deepening their bilateral securities cooperation as well as join hands in such minilateral institutions such as Quad, जिसको कहते हैं क्वाड फोरम, as well as regional multilateral forums such as India Ocean Rim। So इसीलिए कि जो चाइना काफी असर्टिव देश है, इसीलिए जो दिल्ली और कैनबरा के पास आने में जो क्वाड में उनकी एक्सेप्ट प्रेजेंस है, इंडियन ओशन रिम में जो प्रेजेंस है, ईस्ट एशिया समिट में जो प्रेजेंस है, उसके लिए नच करता रहा है चाइना, क्योंकि वो अपनी डोमिनेशन बनाना चाहता है इंडियन पैसिफिक रीजन में। While Delhi and Canberra can't accept Beijing's effort to exercise hegemony over Asia, और ये कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इस पूरे इलाके में किसी एक देश का ही साम्राज्य हो। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो एक डोमिनेंट देश बनकर के आए, वो यूएस के आगे निकलना चाह रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो एलाई बनता जा रहा है रशिया की। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में जाके फंस जाएंगे। ऑलरेडी सभी देश इस वक्त रशिया और यूक्रेन की वजह से एक समस्या में है, क्योंकि जिसका रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। पर अगर सॉल्व नहीं हुआ और चाइना फिर से अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहता है ताइवान में, तो उस केस में एक जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस देशों का एक लेवल है कि वो ये टेंशन क्रिएट ना हो और एक शांति बरकरार है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी नहीं कि इंडिया के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाते हैं और ये एक लिविंग ब्रिज का काम भी करते हैं। लेकिन कुछ समय में ऐसा देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स ने अटैक किया, वहां पे उनको एक्सपोजर मिला और साथ ही साथ वहां के जो हमारे यहाँ के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनके लिए एक समस्या पैदा हुई, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैज अंडरलाइन कैनबरास कमिटमेंट टू क्रैक डाउन ऑन सच अटैक, मतलब उनका ये जो अटैक है उनको कम किया जाएगा और डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है, उसको एक
एक सिक्योरिटी भी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनकी जिम्मेदारी पे उसको टेक केयर किया जाएगा। इस बात को इस इशू को भी उठाया गया। ठीक है, Now next article is this: the China hand in Saudi-Iran diplomacy में कहते हैं कि Saudi-Iran deal changes the dynamic in West Asia. Beijing's entry complicates Delhi's choices. क्योंकि of course ये जो सऊदी ईरान की डिप्लोमेसी है, जहाँ पे दो गुटों में बटे हुए देश हैं, कभी जो आपस में अलग अलग देशों का सपोर्ट चाहते हैं, वहां पे जब बीजिंग की एंट्री हो गई तो दिल्ली का जो चॉइस है, मतलब इंडिया की जो पोजीशन है, वो भी काफी वेरी करती है और कॉम्प्लिकेट करती है इन दिल्ली की सिचुएशन को। The Saudi-Iran deal broked by China is sure to have far-reaching consequences. ये कहना चाहते हैं आर्टिकल राइटर कि जो ये डील हुई है सऊदी ईरान के बीच में, जो ब्रोक की मतलब बनाई गई है या ब्रेक की गई है चाइना के द्वारा, जहां वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, वो आगे कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। The decision by two West Asian Islamic rivals to re-establish diplomatic relations 7 years after breaking off ties is not as much as surprise as Beijing's convening power in the region. और ये जो ब्रेक ऑफ हुआ है टाइज का, जिसमें से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिजुविनेट किया गया, रीस्टैब्लिश किया गया, पश्चिमी एशिया इस्लामिक राइवल्स, दो राइवल्स हैं ये देश, उनके बीच में अगर फिर से सुलह मशवरा होती है चाइना के मार्फत, तो ये अपने आप में अपनी पोजीशन को गहरा करने वाली बात है। और कौन कर रहा है वो ये काम? बीजिंग कर रहा है, राइट? चाइना करना चाहता है ऑब्वियसली। आज का जो समय अगर आप देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो अपनी पावर का एक्सपेंशन हर देश चाहता है, और दूसरा है ट्रेड का एक्सपेंशन। हर कोई चाहता है कि मेरा ट्रेड हर जगह हो, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो पैसा नहीं आएगा, और अगर पैसा नहीं आएगा तो उसके बाद पावर का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे का, आप करोगे भी क्या? आप डिफेंस बढ़ाओगे, सिक्योरिटीज बढ़ाओगे, आप अपना एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो हमारी जहद है, जहाँ पे हर कोई एमिशन को कम करना चाहता है और रिन्यूएबल एनर्जी की बातें होती हैं, तो उसके करने के लिए भी पैसा चाहिए ना। तो ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट का मेजर सिग्निफिकेंस है आज के टाइम पे। तो बीजिंग क्या कर रहा है? अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले से भी रही है, आज फिर से रीस्टार्ट हो गई है, रिजुविनेट हो गई है। The two sides had held several rounds of talks in Iran and Oman. For Saudi Arabia, the drone attacks, और हुआ क्या था कि कई सारे राउंड ऑफ टॉक्स हुआ इराक और ओमान के बीच में, और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ड्रोन अटैक्स हुए थे 2019 में, उसको क्लेम किया गया था ईरान के द्वारा कि वहां के जो हूती रेबल्स हैं उन्होंने ऐसा किया था। तो इसकी वजह से तो टेंशन बढ़ गई थी। वाइल द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात में विड्रॉ किया कि वो कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, मेड क्लियर टू द सऊदी मोनार्की दैट वाज नॉट गोइंग टू बी ड्रॉन इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द ईरान। ये जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस समय, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेंगे ईरान से। और बाद में क्या हुआ? ट्रंप पुल आउट फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील से भी वो निकल गए थे। द रीइम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस ऑन द कंट्री प्लस द टारगेटेड किलिंग ऑफ द ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड चीफ कासम सुलेमानी बाय द यूएस जॉल्टेड द इस्लामिक रिपब्लिक। सो ये एक तरीके का जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी थी, जहां पे यूएस गवर्नमेंट और यूएस प्रेसिडेंट ने सपोर्ट नहीं किया, और बाद में न्यूक्लियर डील से निकल गए हमारे ट्रम्प, जो उनके यूएस के ट्रम्प साहब हैं। और उसके बाद क्या हुआ? टारगेटेड किलिंग्स भी हुई ईरान में यूएस के द्वारा। तो एक तरीके का टेंशन बढ़ गया था। लेकिन फिलहाल चाइना, अब देखिए, यूएस ने वहां पे विड्रॉ किया और चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा करके दो देशों के बीच में दोस्ती कराने जैसा दिख रहा है, तो वो फिर से यूएस के आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इमेजिंग अच्छी करना चाहता है। आप देख सकते हैं, क्लियर है इस बात से। Now, significantly, Beijing is also signatory to the deal. Beijing भी signatory है उस डील का, जो न्यूक्लियर डील थी, under which Iran was and Saudi Arabia will reopen their embassies as well as revive a 2001 security pact, जिसमें 2001 का जो पैक्ट है वो फिर से रिवाइव होगा, जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया अपनी एम्बेसीज को खोलेंगे। एंड 98 अग्रीमेंट ऑफ बिल्ड इकोनॉमिक, कमर्शियल, साइंटिफिक, कल्चरल स्पोर्ट टाइज भी खुलेंगे। क्लियर है? उसके बाद द एग्रीमेंट ग्रेटली इंप्रूव्स द चांसेस ऑफ एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट इन यमन, और जो यमन में जो झंझट चल रहा है वो भी खत्म हो सकता है। एंड मे ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट इन अदर कंट्रीज वेयर द टू एडवर्सरीज आर एंगेज इन हॉस्टिलिटीज, नोटेबली सीरिया एंड लेबनान। अच्छा, ये जो चीजें बता रहे हैं यहाँ पर आपके आईआर में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको जो वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स को समझना है तो पहले आपको दो गुट इसके बीच में जाकर के इसकी हिस्ट्री में समझना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप किस देश को सपोर्ट करता है,
क्या टर्की में क्या हुआ, सीरिया में क्या चल रहा है, या टर्की में अब क्या चल रहा है, ये सारी पॉलिटिक्स आपको समझनी पड़ेगी। और इसके लिए जो मैं वैसे भी हिंदू के एडिटोरियल्स कर चुकी हूँ, उसमें डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, या आने वाले टाइम में इसमें कोई बढ़िया आर्टिकल आएगा तो मैं फिर से एक बार आपको इस पॉलिटिक्स के जो वहां का वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स उसको फिर से रिहाइड्रेट हम लोग करेंगे। ठीक है, नाउ द ऑप्टिक्स प्रोजेक्ट मिस प्रेसिडेंट सी जिनपिंग एज द स्टार्ट ऑफ हिज थर्ड टर्म, तो अपना तीसरा टर्म चालू कर रहे हैं मिस्टर जिनपिंग, और ऐसा लगता है एज एन इंटरनेशनल पीस बिल्डर, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज इमेज एज टेरिटोरियल अग्रेसर इन हिज नेबरहुड। और क्योंकि जहां पे उनकी जो इंटरनेशनल पीस बिल्डर की जगह एक अग्रेसर की तरह वो काम कर रहे हैं, तीसरा टर्म आ चुका है। और चाइना की जो रेपुटेशन है लोन शार्क की तरह, जहां पे वो सब कुछ वो उन देशों को डिपेंडेंट बना रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा चाइना के ऊपर ऐसा इनडायरेक्टली इल्जाम भी है कि श्रीलंका के ऊपर जो डेट क्राइसिस है वो एक कॉन्स्पिरेसी का आउटपुट है, क्योंकि श्रीलंका में पॉलिटिक्स से लेकर के उस इकोनॉमी को डिपेंडेंट बनाने तक की सारी जिम्मेदारी चाइना के ऊपर आई है। पहले भी एक आर्टिकल आ चुका है जहां पे उनकी पॉलिटिक्स में अगर कोई भी चुनाव होता तो पैसा लगाया जाता चाइना के द्वारा। तो उस पॉलिटिक्स को एक तरीके वहां पे जो आजकल जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है श्रीलंका में, उसकी भी कवायद चाइना के ऊपर आती है। अनलाइक द यूएस, चाइना हैज नॉट अलाइड इटसेल्फ टू एनी कैंप, और चाइना यूएस की तरह नहीं, चाइना ने किसी भी कैंप में अपने आप को जोड़ा नहीं, किसी का एलाई नहीं है, इनडायरेक्टली है रशिया का, बट उसने डिक्लेयर नहीं किया है। इन 21 इट साइंड अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट विद ईरान, उन्होंने ईरान के साथ चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को भी साइन किया था। एट अ टाइम दैट वाशिंगटन इज नोटिसेबली अनएंथुसियास्टिक अबाउट डीलिंग विद सऊदी अरेबिया डिफैक्टो रूलर, और उस वक्त जो यूएस था वो काफी वॉशिंगटन नोटिसेबली कोई एंथुसियाज्म नहीं था, और चाइना ने उसको इनकैश कराया। साथ ही साथ एक नया इक्वेशन ये है, इज नॉट विदाउट अ लिंक टू द यूएस यूक्रेन वॉर which has seen Saudi draw closer to China's friend Russia। ये बात जैसे मैंने कहा कि ये जो बात है जिसमें अभी प्रेजेंट में रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना एक इनडायरेक्टली अलाई दिख रहा है रशिया का। ना मॉस्को मेक एन आउटरीच टू तेहरान फॉर मिलिट्री हार्डवेयर अक्वायर्ड टू इट्स ओन। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसके लिए देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जितने भी पैक्ट हैं, जहां पे I2U2 की बात होती है, पर्शियन गल्फ की बात होती है, जितने भी एलाइज हैं जहां पे वो अपनी बढ़त बढ़ाना चाह रहा है क्वाड में, मिडिल ईस्ट में क्वाड को लेते हुए, तो क्या दिल्ली की क्या पोजीशनिंग होगी जियोपॉलिटिकल प्लेयर की तरह, ये देखने वाली बात होगी कि चाइना इस तरह से अपनी प्रेजेंस हर इलाके में बढ़ाता जा रहा है। नाउ बोथ इजराइल एंड द यूएई अपीयर आइसोलेटेड बाय द न्यू डील विद चाइना एज इट्स सेंटर, और क्योंकि जो नई डील है इसमें चाइना की वजह से दोनों ही देश अपने आप को अकेला पा रहे हैं, क्योंकि इजराइल और यूएई में जो डिस्प्यूट है और उसका जो सपोर्टर इजराइल का सपोर्टर यूएस है, और हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है वहां पे बाहर के देशों की ताकतें लड़ती हैं, उनकी पावर, उनकी डिफेंस सिक्योरिटी लड़ती है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सीरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप टर्की का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये जो गुटबाजी है ना उस देश वहां पे, ये इस बात का एग्जाम्पल है कि वहां गुटबाजी में बाहर के देश अपनी पावर्स को इनकैश कराते हैं। तो ये था हमारा आज का डेली एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तो तैयारी करते रहिए।